नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी जब पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए, तो सभी की नजर इस बात पर थी कि कौन सी बड़ी डील ऐसी हैं जो साइन होने वाली हैं। S-400, S-500, Su-57, बहुत सारी चीजें थी कतार में कि भैया ये सब चीजें तो होने ही वाली हैं। लेकिन जैसे जैसे यात्रा समाप्ति की ओर होती है और पुतिन भारत छोड़कर जाते हैं, तो इसमें से कुछ भी अनाउंस नहीं होता, एक रेलॉस को छोड़कर। निश्चित तौर पर एक रेलॉस एक बड़ा जो एक तरीके से एग्रीमेंट है भारत और रशिया के बीच हुआ है कि किस तरीके से भारत रशिया की और रशिया भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है वहां की फोर्सेस पीस टाइम के अंदर। तो भारत के लिए आर्कटिक का रास्ता खुलता है और रशिया के लिए वार्म वाटर्स का रास्ता खुलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा जो डिफेंस है खासकर, उसमें जो उम्मीदें थी वो तो कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, दरअसल सब लोगों की जो नजर थी वो तो पुतिन की इस यात्रा पर थी, लेकिन असली खेल तो इससे पहले ही हो गया। उससे पहले ही बैकग्राउंड में एक तरीके से कह सकते हैं ना, चुपके से वो सारी जो बातें हो रही हैं किस तरीके से डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाया जा सके, उसकी जो न्यूज है वो सामने निकल कर आई है। बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी वो सीक्रेट मीटिंग है जो मॉस्को के अंदर हुई। भारत के 500 से ज्यादा कंपनीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या कहें उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो संस्थान है वो वहां पर थे। और कैसे अब भारत और इजराइल मिलकर टर्की और पाकिस्तान को जवाब देने वाले हैं, इन दोनों की बात होगी। सबसे पहले रॉयटर्स की खबर आई है, रॉयटर्स ने खबर छापी है कि किस तरीके से पुतिन जब भारत आने वाले थे तो उससे पहले एक पूरा का पूरा स्टेज सेट किया जा रहा था। भारत की तरफ से कई बड़े जो कंपनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो संस्थाएं, उनके लोग ऑलरेडी रशिया पहुंच चुके थे। 29 और 30 अक्टूबर को मॉस्को के अंदर ये एक बड़ी बैठक होती है जिसके अंदर इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार भी मौजूद होते हैं। ये रॉयटर्स छाप रही है और रॉयटर्स का कहना है कम से कम 3 सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें कंफर्म किया है। लेकिन जब संजीव कुमार से बात की जाती है या वो जो कंपनीज वहां पर थी जब उनसे बात की जाती है तो वो कोई कमेंट नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या कारण है, उसके भी ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि भारत बैकग्राउंड में रशिया के साथ अपने जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसे एक नए लेवल पर ले जा रहा है। और जो बात चल रही है, जो कंपनीज रशिया गई हैं, बात हो रही है कि रशिया दरअसल उन कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर या उन कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके सारा का सारा जो कार्यक्रम है, सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो भारत में करना चाहता है। उसका एक बड़ा कारण है, भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। भारत दुनिया में दूसरा या तीसरा, आज के समय में शायद सऊदी के बाद दूसरा है सबसे, यूक्रेन को छोड़ दीजिए वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। लेकिन भारत ने अभी एक क्लॉज लगा दिया है, एक ऑफसेट क्लॉज है कि जो भी आप हमें सामान बेचेंगे उसका इतना परसेंट, 30% या 33% के आसपास है, उसमें जो सामान लगा है वो भारतीय कंपनी से प्रोक्योर किया हुआ कंपोनेंट होना चाहिए। आपने देखा राफेल हुआ तो ऑफसेट के करार हुए कि 30% भारत से ही खरीदना है। और रशिया हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, सबको ये कहा गया है। इसलिए अब रशिया भी अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा और भारत का जो मैन पावर है वो उसका यूज करेगा, उसका इस्तेमाल कर भारत के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शंस लगाए जाएंगे। कौन कौन सी कंपनीज थी वहां पर? वहां पर थी अडानी, जो अडानी डिफेंस है वो भी वहां पहुंची हुई थी। भारत फोर्ज, कल्याणी ग्रुप की जो भारत फोर्ज है, जो मिसाइल और आर्टिलरीज के जो पार्ट्स बनाती है, आर्टिलरी शेल्स बनाती है, वो भी वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, जो भारत की लगभग 500 आर्म्स एंड एम्यूनिशन से जुड़ी हुई कंपनी, कोई उसके पार्ट्स बनाती है, कोई डायरेक्ट वो प्रोडक्ट बनाती है, उससे जुड़ी हुई सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, वो भी वहां पर मौजूद थी। और वहां ये एक तरीके से तैयार किया जा रहा है, इस तरीके से फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रयास है कि किस तरीके से जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनसे बचते हुए भारत के अंदर एक ज्वाइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है उसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। बात यह भी चल रही है, जो न्यूज निकल के आई है, जो राइटर्स की खबर है उसके हिसाब से, जो मिग 29 है
उसके स्पेयर पार्ट्स भारत में बन सकते हैं। उसके अलावा जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है और वेपन सिस्टम्स है, अब रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, तो उसकी भी बात भारत में भी उसकी ज्वाइंट डिफेंस प्रोटेक्शन की बात चल रही है। उसके अलावा एआई में किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, ड्रोन्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उसे किस तरीके से मिलिट्री जो सामान है, साजो सामान है, उसमें किस तरीके से इंटीग्रेट हो, उसके डेवलपमेंट और रिसर्च के ऊपर बात चल रही है। और ये सब चीजें इतनी डिस्क्रीट इसलिए रखी जा रही हैं क्योंकि भारत को, और कम से कम इन जो ये कंपनीज हैं, देखिए भारत को तो क्या डर होगा, भारत ने तो सीधा कहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम जहां चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे, जिस सेगमेंट में चाहेंगे हम घुसने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत के हित होने चाहिए। लेकिन जो ये कंपनीज हैं इन्हें ये दिक्कत है कि भैया अगर ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए, डायरेक्ट दिखाई दिए, तो जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं, जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, वो इनके ऊपर लग सकते हैं। अडानी डिफेंस अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। भारत फोर्ज, अब आप भारत फोर्ज को ये समझ सकते हैं कि लगभग 2024 में इसने आर्टिलरी के शेल्स यूरोप को सप्लाई किए थे और अच्छे खासे नंबर में किए थे, और उसके बाद वो सारे के सारे घूम के यूक्रेन पहुंच गए थे। उसके बाद रशिया ने भी इसके ऊपर एक डिप्लोमेटिक कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया था कि भैया ऐसा है, तुम हमारे साथी बन रहे हो और तुम गोला वहां बेच रहे हो और वो घूम के वहां जा रहा है, तो वो सब चीजें भी हुई थी। भारत तो डीजल भी बेच रहा था यूक्रेन को, अब वो वाया वाया होता है, डायरेक्ट नहीं होता, वाया वाया सब वहां पे पहुंच भी रहा था, उसका डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी हुआ था। लेकिन ये सब चीजें बहुत ही एक तरीके से क्लोज दायरे में इसलिए हो रही हैं, बहुत ओपन में इसलिए नहीं हो रही है, वेस्टर्न सैंक्शंस की डर की वजह से। और उसके बाद जिस तरीके से भारत का लगभग 36% जो डिफेंस इंपोर्ट है वो रशिया से होता है, और ये इसलिए भी जरूरी है भारत के अंदर इनका प्रोडक्शन होना। मान लीजिए कल को हमारे प्लेन्स हैं वो उड़ रहे हैं, S-400 है उड़ रहा है, मान लीजिए S-400 का एग्जांपल ले लेते हैं, भारत को जितनी बैटरीज आनी थी उतनी बैटरीज ऑलरेडी रशिया सप्लाई नहीं कर पाया। क्यों? वो यूक्रेन वॉर में बिजी हो गया, वो कहने लगा भैया हमारी जितनी भी डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी, जो भी साजो सामान बनता है वो तो हम यूक्रेन में लग गए हैं, हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो भारत ने कहा ठीक है आप नहीं दे सकते तो हमारे यहां ही फैसिलिटी बना लीजिए, हमें जितना बनाना होगा हम अपना बना के रख लेंगे, जो आपको चाहिए होगा वो आपको होगा, और यहां से हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि भैया फिर एक तो वो रशियन सामान नहीं रहेगा, उस पर मेड इन इंडिया चिपक जाएगा। तो जैसे तेल आता था ना, रशिया से भारत तेल आया, उसके बाद उस पर से मेड इन रशिया मतलब ड्रिल्ड इन रशिया हट गया, उसके बाद रिफाइंड इन इंडिया का टैग चिपका और पूरी दुनिया में वो बिका। तो भारत उसी तरीके से भारत के अंदर एक बड़ा डिफेंस इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना चाहता है जिसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन ये सब चीजें बहुत डिस्क्रीटली चल रही हैं, और इसलिए बहुत सारी बड़ी डील्स, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं कि किस तरीके से 500 कंपनीज को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था वहां पहुंची, अडानी है, भारत फोर्ज है, और बहुत अडानी डिफेंस के तो सीईओ पहुंचे हुए थे। तो ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज हैं इसको अभी इसलिए पर्दे के पीछे रखा जा रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होनी है, और भारत और रशिया के संबंध ऐसे हैं कि हमें ऑप्टिक्स की कोई जरूरत नहीं, हमें दिखाना नहीं है दुनिया को कि अरे बड़े सिग्नेचर हो गए। वो पुतिन इज नॉट लाइक ट्रंप, अच्छा तू कितने बिलियन डॉलर देगा, तू कितने बिलियन डॉलर देगा, वो नहीं है, उसका मकसद है काम होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए पेपर के ऊपर, प्रोडक्शन होना चाहिए, पब्लिक में आए ना आए क्या दिक्कत है। इसलिए जब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो जाती तो ऐसी जितनी भी चीजें होंगी, और पीछे बहुत कुछ हो रहा होगा, सब पर्दे के पीछे रहेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि रॉयटर्स ने ये खबर कोट की है, उसने एक तरीके से बताया है, तो ये जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर लंबा युद्ध चलता, अभी तो 4 दिन का युद्ध था, बाद में फटाफट जो भी सामान उसे पाकिस्तान भेजना था फटाफट भेज के और उसने वो निपटा दिया, लेकिन कल को मान लीजिए लड़ाई लंबी हो जाती है, उसमें टर्की भी इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्टली, चाइना भी आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, साजो सामान जैसे नाटो भेज रहे हैं ना सारा का सारा यूक्रेन को, कल को ऐसा ही कुछ कंसोर्टियम बनकर, कुछ ऐसा ही ग्रुप बनकर पाकिस्तान को सप्लाई करने लगे, तो भारत को एक लंबी सप्लाई लाइन चाहिए पीछे से, ताकि वो बैकअप बना रहे, हमें फोन ना करना पड़े अमेरिका, अरे ये सामान का ये मिसाइलें खत्म हो गई भेज देना, S-400 की मिसाइलें खत्म हो गई है, रशिया को फोन मिला, रशिया वाले कह रहे हैं हाँ अभी प्लेन में रखवा रहे हैं, आ रहा इतना पता लगा यहाँ कार्यक्रम हो गया। तो वो चीजें ना हो, जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो हमारे ही हाथ में रहे, और ऑलरेडी भारत का टारगेट है कि किस तरीके से 2029 तक
इसे लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर लेके जाना है, स्टेटेड टारगेट है। तो भैया छोटे छोटे देशों को बेच के तो काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े देशों को भी बेचना पड़ेगा। इसीलिए उस तरीके से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा क्या सिर्फ रशिया उस भूख को पूरा कर देगा? वो भी संभव नहीं है। इसलिए अब इजराइल के साथ भी एक बड़ा कॉपरेशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि इजराइल और भारत के बीच में जिस तरीके से कॉपरेशन बढ़ रहा है, एक नेक्स्ट लेवल होगा। यानी अभी अमेरिका लॉकहीड मार्टिन है, उसका जो एमआरओ फैसिलिटी है C-130 के लिए टाटा सन्स भारत के अंदर बना रहा है। जर्मनी अपनी सबमरीन्स भारत के अंदर बना रहा है। रशिया जिस तरीके से भारत के साथ कॉपरेट कर रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा साफरान कह रहा है इंजन हम भारत में बनाएंगे। तो आने वाले समय में भारत एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनता दिखाई दे रहा है। उसका कारण है, आप चाइना में जाकर ये चीजें नहीं बना सकते, वो टेक्नोलॉजी गई, समझो चाइना की बॉर्डर में अंदर घुसाना सामान, समझो वो गया। भारत का वो इंपेकेबल रिकॉर्ड है जहां से ये आप मान के चल सकते हैं कि भारत से कोई उनकी प्रोप्राइटरी चोरी नहीं होगी, कोई डिजाइन चोरी नहीं होगा। तो सबको, क्योंकि यहां पॉपुलेशन भी है, ह्यूमन रिसोर्स है, पैसा यहां लग रहा है, फैसिलिटीज यहां पर हैं, उस तरह की स्किल्ड मैन पावर यहां पर आप बना सकते हैं, उसे नहीं भी आता तो आप बना सकते हैं। इसलिए सब यहां पर आ रहे हैं। आने वाले समय में भारत एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनता दिखाई दे रहा है। उसमें इजराइल कैसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। अब इजराइल के अंदर ही अभी नवंबर के अंदर तेल अवीव में जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह जी, वो पहुंचे थे, और वहां पर जो इंडिया इजराइल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है उसकी एक बैठक होती है वहां की राजधानी तेल अवीव में, और वहां यह डिसाइड होता है कि भारत के अंदर अब जो इजरायली सामान है ना, साजो सामान है, और इजराइल की जितनी टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो अपना सारा का सारा प्रोडक्शन उठाकर भारत शिफ्ट कर रही है। ज्यादातर, एक दो कंपनी उन्होंने तो इजराइल में ताला ही मार दिया कि हम भारत में ही बनाएंगे। बताऊंगा कौन कौन सी हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो वो सब भी अब भारत आकर वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। देखिए, हम सब बात करते हैं कि चाइना एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्योंकि उसने वो इकोसिस्टम बनाया कि एक छोटे नट बोल्ट से लेकर, वो एक एंजिलियरी से लेकर एक फाइनल प्रोडक्ट तक हर कुछ वहां बनता है। अभी हो सकता है बहुत लोग कहेंगे अरे ये तो असेंबली ही हो रही है भारत में, फला पार्ट वहां बन रहा है, वहां बन रहा है, वहां बन रहा है। उसके बाद धीरे धीरे अभी असेंबली होगी, फिर पीछे का इकोसिस्टम डेवलप होगा। यही तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सारा का सारा ये हाई एंड प्रोडक्ट है, छोटा मोटा वो नहीं है ना, स्क्रीन गार्ड, गत्ता, कवर, ये सब नहीं बन रहा है। हाई एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब उसमें भी जब इजरायली कंपनीज आ रही हैं, अब इजराइल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2015 से 2019 के बीच इजराइल का भारत जो इंपोर्ट करता था, उस इजराइल की हिस्सेदारी 34% थी, वो अब घटकर कहीं 6 से 9% के आसपास आ गई है। और इजराइल के साथ एक और दिक्कत है। इजराइल के साथ दिक्कत यह है, जब से उसकी हमास के साथ लड़ाई चल रही है, जब से गजा के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, तो जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वो हो साउथ अफ्रीका है, स्पेन है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे या उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो इजराइल के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो अपना सामान बेचे तो बेचे कहां, किस तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करें। तो वो वहां से सब उठाकर सामान भारत ला रहे हैं। वहां पर भी वही होगा, मेड इन इजराइल हटा, मेड इन इंडिया लगाया, और जो भी प्रॉफिट होगा भैया इजराइल भी बांटे, भारत भी बांटे, क्या दिक्कत है। भारत जब अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है तो भारत उसका भी हिस्सा रखेगा, और भविष्य में जब ये इकोसिस्टम डेवलप होगा भारत को एक्सपर्टीज भी मिलेंगी। तो जो इजरायली कंपनीज हैं, अभी इजराइल ने जो उसकी मिसाइल है, एक तो आइस ब्रेकर है, लॉरा है, वो ऑलरेडी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने की बात चल रही है। उसके अलावा इजराइल एरोस्पेस की कंपनी है IAI, वो भारत में आ गई है। IWI, रफेल, एल्बिट ने तो यहां तक कह दिया है कि हमने इजराइल में ताला मार दिया, कंपनी बंद, हम भारत में आएंगे। और भारत में ऑलरेडी अडानी के साथ हैदराबाद के अंदर फैसिलिटी उसने बना ली है, और लगभग 900 से ज्यादा ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी वहां से शुरू हो गई है। और ध्यान दीजिएगा, यही इजरायली ड्रोन्स थे जिन्होंने ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई हुई थी। वो आते थे ना, सू करते हुए आवाज आती थी और साफ दिखाई देता था, अरे हो गया कार्यक्रम। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम गया, रावलपिंडी में कार्यक्रम हो गया। जो हो रहा था वो सब यही इजरायली ड्रोन्स ही कर रहे थे।
वही लॉइटर एम्यूनिशन और वही सब कार्यक्रम पाकिस्तान के अंदर कार्यक्रम हो रहा था। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई कि किस तरीके से भैया ये आइस ब्रेकर मिसाइल बन रही है, लॉरा बन रही है, या इल्बिट भारत के अंदर कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टर्की ने पाकिस्तान के साथ ये करार किया है, ये जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, जो भी एक अंडरस्टैंडिंग की है कि अब टर्की के ड्रोन्स पाकिस्तान में असेंबल होंगे। टर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स वहां बनाने की बात चल रही है, उसके अलावा सबमरीन वहां बनाने की बात चल रही है। तो अगर इजराइल और भारत का जॉइंट प्रोडक्शन होता है, और ध्यान दीजिएगा अगर ये सब हो रहा है तो अमेरिका इसमें बहुत ज्यादा नजर रख नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल की जरूरत अमेरिका को भी उतनी है जितनी इजराइल को अमेरिका की, मतलब दोनों को एक दूसरे की पूरी जरूरत है। तो बहुत हद तक वहां तो रशिया के साथ तो दिक्कत हो सकती थी, काटसा लग गया, सैंक्शंस लग गए, ये सब कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम्स है, उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। बहुत चीजें डमी कंपनीज के फॉर्म में भी चलेंगी, बहुत चीजें पीछे छुप कर भी चलेंगी। यहां उस तरह का डर नहीं है, और यहां से जो इकोसिस्टम डेवलप होगा फिर एक्सपोर्ट भी होंगे। अब ब्रह्मोस भी तो इसी तरीके से आई थी ना, अब प्राइज्ड एसेट है भारत का, बहुत बड़ा क्राउन जूल है, वो भी इसी तरीके से भारतीय इकोसिस्टम के अंदर एम्बेडेड हुई थी। जो रशिया की P-800 ऑनिक्स जो मिसाइल है, उसी से डिजाइन लेकर ब्रह्मोस बना, दोनों ने बनाया। अब प्रोडक्शन भारत में होता है, भारत बेचता है, हिस्सेदारी दोनों रखते हैं। अब उसका ब्रह्मोस NG भी आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के अंदर जॉइंट प्रोडक्शंस होंगी, और वो ना एक्सपोर्ट होंगी वेस्ट के लिए। भैया आपको वेस्ट ओरिएंटेड कई ग्राहक है, तो आप इजराइल वाला सामान बेच दीजिए। कोई ऐसा है, रशिया ये कहेगा कि भैया ऐसा है, मेरा एक ग्राहक है ईरान, इसे भेज दो सामान, या भैया ये फला देश मांग रहा है, वियतनाम मांग रहा है, या कोई और कंट्री मांग रही है, क्यूबा मांग रहा है, इसे भेज दो। तो आप हर तरह के जो एक तरीके से कह सकते हैं ग्राहक उसे केटर कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत फाइन बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वेस्टर्न और रशियन दोनों सिस्टम को एक साथ लेकर चल रहे हैं। यहीं पर मैं बार बार कहता हूं, इन्हीं चीजों में जो असली डिप्लोमेसी है, असली आपके जो स्किल्स हैं, वो काम आते हैं। तो बहुत चीजें पीछे से होती हैं, बहुत चीजें सामने से आपको दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से भारत ये प्रयास कर रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बने, बड़ी बड़ी कंपनियों के हित यहां पर एक तरीके से इन्वॉल्व कर लिए जाएं। अभी देखिए इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसके रिप्रेजेंटेटिव भारत आए हुए हैं, सत्य नडेला भारत आए हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज के टॉप बॉसेस हैं वो भारत में हैं इस समय, पुतिन के जाते ही, क्योंकि ट्रेड डील की बात चल रही है। तो भारत चाहता है कि बड़ी एंटिटीज के जो स्टेक्स हैं वो भारत के अंदर इन्वॉल्व किए जाएं, उनका पैसा भी आए, एक्सपर्टीज भी आए, इंटरेस्ट भी आए, ताकि कल को कुछ हो, एक लेवल से ऊपर एस्केलेशन हो, तो वो ये कह सके ना भैया रुक जा, ये जो पाकिस्तान को शह दी हुई है ये गड़बड़ कर सकती है। अगर भारत इस लेवरेज को ढंग से इस्तेमाल कर पाया अगर, तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। खैर अब जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो आगे निश्चित तौर पर भविष्य में पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से रशिया के मॉस्को के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग होती है, किस तरीके से इजरायली डिफेंस प्रोडक्शन भारत के अंदर आना चाहता है और आ रहा है, ऑलरेडी 40,000 LMGs सेना के लिए जारी हो रही हैं, 1,70,000 का और प्रोडक्शन होने की बात चल रही है, मिसाइल्स बन रही हैं, ड्रोन्स बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे अगले 1-2 साल में, 3 साल में आपको एक बड़ा इकोसिस्टम बनता दिखाई देगा। और जो टारगेट लगभग 50,000 करोड़ का है 2029 तक, मुझे लग रहा है कि वो आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां से ग्रोथ एक्सपोनेंशियल दिखती है, लीनियर नहीं दिखती है। खैर जो भी होगा, जो भी चीजें सामने आएंगी वो डेवलपमेंट आपके साथ लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।